हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग सीरीज। ये अमेजिंग सीरीज है, आपको देखने में मजा आएगा। तो सीरीज की स्टार्टिंग होती है एक क्लाइमेक्स सीन को शूट करते हुए, जो कि हीरो का बॉडी डबल कर रहा होता है। वो क्लाइमेक्स सीन में एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक कूदना होता है, पर जैसे ही ये स्टंट स्टार्ट होता है बॉडी डबल नीचे गिर जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वो 6 महीने तक कोई भी स्टंट नहीं कर पाएगा, जिसे सुनकर सारे डायरेक्टर जो है वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये एक क्लाइमेक्स का सीन था। वैसे ही उनकी मूवी काफी लेट हो चुकी थी, उन्हें आज के आज ही ये सीन कंप्लीट करना था कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है फ्रेडी की। फ्रेडी दरअसल इस फिल्म का प्रोड्यूसर है। फ्रेडी ने इन्हें 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक ये फिल्म नहीं बन पाई थी, इसलिए फ्रेडी यहाँ पर आया था। डायरेक्टर यहाँ पे फ्रेडी से 1 दिन और मांगता है और फ्रेडी उसे 1 दिन का और टाइम दे देता है और कहता है कि उसकी मूवी 15 जुलाई तक रिलीज हो जानी चाहिए। लेकिन डायरेक्टर बताते हैं कि ये सीन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है फिल्म की हीरो आसमान की। आसमान कहता है कि वो ये स्टंट खुद परफॉर्म करेगा। वैसे ये काफ़ी डेंजरस स्टंट था, जिसके लिए ये आसमान की मैनेजर मना करती है, बट आसमान कहता है कि मैं ये परफॉर्म करूँगा। इसके बावजूद आसमान रेडी हो जाता है और वो स्टंट को करता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसके बाद फिल्म जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और थिएटर में 15 जुलाई को ही रिलीज कर दी जाती है। जब इसे थिएटर में रिलीज किया गया तब सारी पब्लिक पागल हो जाती है, क्योंकि ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। और पब्लिक को जब पता चलता है कि हीरो भी यही थिएटर में है, तो सब लोग उससे मिलने लग जाते हैं और आसमान जैसे जैसे उनसे छुपता है और बाहर आता है। बाहर उसका दोस्त परवेज मिलता है। परवेज भी दरअसल उसके साथ था और पब्लिक को परवेज नहीं बताया था कि आसमान वहीं पे बैठा हुआ है। बाहर आते ही उनकी मुलाकात होती है गफूर भाई के लोगों से। मैं आपको बता दूं कि गफूर बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और हम आगे देखते हैं कि एक शादी वाले फंक्शन को कि जहां पर एक सिंगर जो है कुछ शादी परफॉर्मेंस दे रहे थे और यहीं पर हम देखते हैं रफ्तार नाम के आदमी को, जो कि बैकग्राउंड सिंगर तो है लेकिन वो यहाँ पे एक कमाल की सिंगिंग करते हैं, जो देखकर सिंगर जो है वो उसे कहता है कि जितना पैसा दिया है उतना ही काम करो। तब अफ्तार भी उसे कह देता है तुझे तो इतना पैसा मिला है तो थोड़ा तो काम कर। ये सुन के उसे बुरा लग जाता है और वो अफ्तार को इस फंक्शन से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं आसमान की पूरी फैमिली को। आसमान जब अपने घर पे पहुंचा तो वो अपने पिताजी को कहता है कि उसकी फिल्म जो है वो लोगों को बहुत अच्छी लगी है और इसलिए उसे बहुत खुशी हुई। और यहाँ हमें पता चलता है कि आसमान की माँ भी इसी बॉलीवुड में बैकग्राउंड डांसर थी 10 साल से, और अफ्तार जो है आसमान के अंकल है और वो भी 10 साल से बैकग्राउंड सिंगर है और आज भी उन्हें बैकग्राउंड सिंगर के अलावा कोई भी काम नहीं मिला, जो देख के उन्हें बुरा लगता है। जिसके बाद आसमान और परवेज जो है अपने फिल्म रिवॉल्वर का प्रीव्यू देख रहे होते हैं, जिसमें संदीप शर्मा जो एक क्रिटिक्स है तो उसका रिव्यू देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि संदीप शर्मा उसकी फिल्म की तारीफ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। संदीप शर्मा ने इस फिल्म को रोस्ट कर दिया और आसमान की एक्टिंग को उसने बहुत ही बुरा बोला। ये देखकर आसमान को बहुत बुरा लगता है, लेकिन परवेज उसे बताता है कि फिल्म तो सुपरहिट हो चुकी है और कल फिल्म की सक्सेस पार्टी भी है, तो तुझे इन सब बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। तो हम नेक्स्ट डे देखते हैं फिल्म की पार्टी को
वहाँ पर हम देखते हैं सोडा वाले प्रोडक्शन के मालिक को, और उन्होंने ही रिवॉल्वर को प्रोड्यूस किया है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पे आसमान की पूरी फैमिली भी पहुँच जाती है। और अब आगे जाकर हम देखते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को, जिनमें करण जौहर थे, और उनके बाद ही यहाँ पर रणवीर सिंह भी आए थे। यहाँ हम देखते हैं कि रणवीर सिंह के पैर में काफ़ी खतरनाक चोट लगी हुई थी, जो देखकर करण काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही मूवी स्टार्ट होने वाली थी दोनों की। तब रणवीर उन्हें बताते हैं कि 6 महीने तक मेरा पैर ठीक नहीं होने वाला। ये सुनकर करण जौहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी इसी सक्सेस पार्टी में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आ जाते हैं। आखिर में एंट्री होती है चरस सक्सेना की। जब वो यहाँ पर आए तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार ये बंदा कौन है, लेकिन सब लोगों को ऐसा तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो इस बंदे को ज़रूर देखा है। जिसके बाद सिक्योरिटी वाले चरस सक्सेना को बाहर फेंक देते हैं, और फिर आखिर में यहाँ आसमान की मुलाकात होती है सोडा वाले प्रोडक्शन के मालिक फ्रेडी से। फ्रेडी यहाँ पर आसमान से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये फिल्म सुपर हिट हो चुकी है। इसलिए यहाँ पे फ्रेडी जो है वो आसमान को सबसे बड़े सुपरस्टार अजय तलवार से मिलवाते हैं। जब अजय तलवार आसमान के सामने आते हैं तो आसमान बहुत ज़्यादा हैरान था कि आखिरकार अजय तलवार जैसे सुपरस्टार आज उनसे मिल पाया। अजय तलवार और फ्रेडी जो है वो साथ में पहले काम कर चुके हैं, इसलिए अब उन दोनों का अच्छा रिलेशन है। दोनों ने एक साथ काफ़ी अच्छी सैलाब मूवी सुपरहिट दी थी, इसलिए फ्रेडी चाहता था कि अब तलवार उसके साथ सैलाब मूवी 2 साइन करे, जिसके लिए तलवार मना कर देता है और कहता है उसे स्क्रिप्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और फिलहाल उसे ये स्क्रिप्ट पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रणवीर सिंह को, जो पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, कि तभी उन्हें एक कॉल आता है राजा मौली का। राजा मौली रणवीर सिंह को अपने फिल्म में साइन करना चाहते हैं, जिसके लिए वो तुरंत मान जाते हैं। लेकिन राजा मौली ने कुछ बातें सुनी है कि वो करण जौहर के साथ फिल्म करने वाले हैं, लेकिन उसका पैर भी टूटा है। लेकिन यहाँ पर रणवीर सिंह जो है वो साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये सब बस एक रूमर्स है, उनका पैर ठीक है। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं परवेज को, जो रणवीर सिंह को देखकर वीडियो बनाने लगता है। जब रणवीर सिंह उनसे बात कर रहा था तो परवेज ने वीडियो बना ली, जिसे देखकर रणवीर सिंह उसके पास आने वाला था। तभी सीन कट हो जाता है और हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां वो डीजे से ना असिस्टेंट को मिलवाती है, जहां वो उसे बहुत बुरा भला बोलते हैं और कहते हैं तुम ना बहुत बुरा बजा रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं आसमान के पिताजी को, जिनके हाथों से गलती से अजय तलवार की शर्ट पर रिंग गिर जाती है, जिस वजह से वो डर जाते हैं। लेकिन अजय तलवार उन्हें कुछ नहीं कहते और तो उन्हें बताते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, उन्हें पार्टी से जाने का मौका मिल गया, वरना उन्हें फ्रेडी यहाँ से जाने नहीं देता। और फिर सीन शिफ्ट होता है परवेज और रणवीर सिंह की तरफ। यहाँ जो परवेज ने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, रणवीर सिंह उसे डिलीट करने बोलते हैं, पर वो कहता है कि वो नहीं करेगा। जिसके बाद रणवीर सिंह उसे रिश्वत देते हैं, वो उसे अपनी असली वॉच देते हैं। लेकिन यहाँ पर परवेज उससे कहता है कि मैं आपके बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं ये सब रिश्वत नहीं लूँगा, बस आप एक बार मुझसे प्यार से बोल देते, वो वैसे ही डिलीट कर देता। लेकिन फिर भी रणवीर सिंह उसे वॉच दे देते हैं। पार्टी में हम देखते हैं कि फ्रेडी आसमान से मिलते हैं और यहाँ पे उसे एक ऑफर देते हैं। मेरे पास 3 फिल्में हैं और वो 3 फिल्मों के लिए मैं तुम्हें लीड एक्टर के लिए साइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर आसमान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आखिर खुश क्यों ना हो, नया नया हीरो जो बना था,
बट उसकी असिस्टेंट तभी उसे समझाती है कि वो उसके साथ गेम खेल रहा है, अभी उसे ये सब साइन नहीं करना चाहिए, जल्दी ये सब डिसीजन मत लो। और उसकी फिल्म अगर फ्लॉप हो जाती तो क्या लगता अगली 2 फिल्म वो तुम्हें देगा, और अगर देता भी है तो उसकी टाइमलाइन क्या होगी तुम्हें क्या पता, कि तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पढ़ा। लेकिन यहाँ पर आसमान कहता है कि वो हीरो है और वो स्क्रिप्ट पढ़ता है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अब सानिया उसकी मैनेजर है तो सानिया उसे साफ इनकार कर देती है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे बिल्कुल भी। लेकिन हम देखते हैं सानिया को एक कॉल आता है और सानिया वहां से बाहर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि फ्रेडी आसमान को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है, अगर तुम्हें साइन नहीं करना तो मत करो। लेकिन यहाँ आसमान जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। आसमान यहाँ फ्रेडी से हरामजादे 5 के बारे में पूछता है कि आखिरकार उसकी लीडिंग कास्ट तैयार हुई है कि नहीं। फ्रेडी भी यहाँ पे बता देता है कि उस फिल्म की सारी कास्ट जो है तैयार है। तभी यहाँ पे वास्तव नाम का आदमी आता है और यही बंदा जो है वो हरामजादे 5 का लीड एक्टर है। और वास्तव यहाँ पे आसमान को बताता है कि कल वो संदीप शर्मा के शो राउंड टेबल पे जा रहा है, जहाँ पे सारे न्यू कमर्स को उसने बुलाया है, लेकिन संदीप शर्मा ने आसमान को नहीं बुलाया था। आखिरकार प्रॉब्लम क्या है नहीं पता। अब पार्टी में ही सानिया की मुलाकात होती है करण जौहर से। सानिया को मालूम पड़ता है कि करण जौहर के पास एक फिल्म है, जिस फिल्म को पहले रणवीर सिंह करने वाले थे, लेकिन अब करण जौहर एक हीरो की तलाश में है, क्योंकि रणवीर सिंह के तो पैर में चोट लगी है। इसलिए सानिया उसे आसमान को रिकमेंड करती है। लेकिन यहाँ पे करण जौहर को ऐसा लगता है कि आसमान अभी अभी आया है और उसकी फिल्म जो है वो विप बजट होने वाली है, इसलिए सानिया उन्हें भरोसा देती है कि आसमान सबसे अलग है। वो उनसे ये भी कहती है कि फिल्म का एक्टर भले कोई भी हो सकता है, लेकिन फिल्म के हीरो तो आप ही होते हैं। तभी हम पार्टी में देखते हैं आसमान को, जिसकी नज़र संदीप शर्मा पर पड़ती है, जो कि सक्सेस पार्टी में आया था। आसमान उसके पास जाता है और कहता है फिल्म तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो आखिरकार तुम सक्सेस पार्टी में क्या कर रहे हैं। लेकिन संदीप शर्मा ने उसे ठीक जवाब नहीं दिया, जो देखकर आसमान को काफी गुस्सा आ जाता है और वो बोतल तोड़कर जब उसकी तरफ बढ़ता है तो वो रुक जाता है और कहता है ये तो बस मजाक था और एक्शन दिखाने का तरीका। और अब उससे पूछता है कि कैसे लगा उसको एक्टिंग। लेकिन ये सारी चीजें जब करण जौहर देखता है तो तब वो कहता है कि इस बंदे में बात तो है, लेकिन फिलहाल वो आसमान को फिल्म नहीं देने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं वास्तव को, जो कि नशा करके नशीला पदार्थ लेकर जब वो बाहर लौटा तो बाहर कुछ नारकोटिक डिपार्टमेंट के लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसे अपने साथ अपने गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। और अगली सुबह हम देखते हैं कि सोडा वाले प्रोडक्शन ऑफिस में यहाँ पर फ्रेडी से मिलने के लिए चिंतामणि नाम के एक आदमी आते हैं। कि मालूम पड़ता है चिंतामणि जो है वो एक इन्वेस्टर है और वो सोडा वाले कंपनी के फिल्मों में काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, और हाल ही की फिल्म रिवॉल्वर में भी उन्होंने ही इन्वेस्ट किया है। चिंतामणि यहाँ फ्रेडी को बताता है कि कल रात को क्या हुआ तुम्हें मालूम नहीं है। हरामजादा 5 जो बनने वाला था उसका लीड वास्तव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या तुम्हें ये सब चीज मालूम है? और हरामजादे 5 में ही चिंतामणि के भी पैसे लगे हुए हैं। तब हमें पता चलता है कि फ्रेडी ने चिंतामणि से 300 करोड़ लिए हैं और जिसमें 50 करोड़ से उसने रिवॉल्वर फिल्म बनाई है और अब उसके पास 250 करोड़ बचे हैं। तो यहाँ पे फ्रेडी जो है वो चिंतामणि से कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, हरामजादे 5 को भूल जाओ, मेरे पास सैलाब 2 पे काम करने का मौका है।
वो अजय तलवार के साथ 150 करोड़ की फिल्म बनाएगा। ये सुनकर चिंतामणि खुश हो जाता है, क्योंकि अगर फिल्म में अजय तलवार होगा तो फिल्म ब्लॉकबस्टर होगा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं आसमान को, जो कि बाहर गाड़ी के पास जाता है। जहाँ पे अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है परवेज की जो कार है वो एकदम न्यू हो चुकी है। ये देखकर परवेज से पूछता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तो परवेज बताता है कि कल रात उसे रणवीर सिंह ने एक वॉच गिफ्ट की थी, जो कि एकदम ब्रांड न्यू असली थी, जिसे बेचकर उसने इस कार को नया कर लिया है। और तो और परवेज जो है वो इमरान हाशमी का बहुत बड़ा फैन है, जिसलिए उसने अपनी कार में इमरान हाशमी की फोटो लगा रखी है, जो देखकर उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि पैसे रणवीर सिंह से लेते हो और फोटो इमरान हाशमी की लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। सुनकर परवेज कहता है कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। तभी हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि वो राउंड टेबल के शो में पहुंच गए हैं। तो वहां आसमान की नजर पड़ती है करिश्मा की तरफ। करिश्मा अजय तलवार की बेटी है, जिसे सभी लोग नेपो किड्स के नाम से बुलाते हैं। उसने अभी तक कोई भी फिल्म नहीं की है, लेकिन अभी जल्दी ही उसकी एक फिल्म आने वाली है। तभी संजय शर्मा का राउंड टेबल शो स्टार्ट होता है और सभी यहाँ पर एक दिलचस्प बातें करते हैं। जैसे ही करिश्मा ने बोलना स्टार्ट किया कि तभी वहाँ पे अजय तलवार आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को देखना चाहता था कि वो लोगों के साथ कैसे पेश आती है। वो यहाँ पर सारे रिकॉर्डिंग्स को देखने लगता है और तभी हम देखते हैं करिश्मा जो है वो हार्ड वर्किंग के बारे में बता रही होती है कि वो इतना हार्ड वर्क करके यहाँ पे आई है। ये सुनकर आसमान हंसने लगता है और कहता है कि तुम अपने पापा की वजह से यहाँ पे हो, क्योंकि तुम नेपो किड हो, और अगर तुम 2 महीने भी काम ना करो तब भी तुम मर्सिडीज में घूमोगे, और अगर 2 महीने मैं काम ना करूँ तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, मुझे दिल्ली वापस जाने पड़ेगा। तो आसमान यहाँ पर बहुत ज्यादा पंच लाइन मार देता है। उसे ये पता नहीं था कि अजय तलवार यहीं पर है, कि वो सब कुछ देख रहा है, यहाँ तक कि अपनी बेटी की इंसल्ट भी। तो आसमान जो राउंड टेबल में किया, जिसके बाद वो और भी ज्यादा फेमस होने लगा था, इसलिए वो एक बार में पार्टी करने जाते हैं कि तभी कुछ देर बाद सानिया को कॉल आता है, जो कि करण जौहर का था। जो करण जौहर का फोन उठाती है तो करण जौहर उसे बताता है कि अभी राउंड टेबल उसने देखा और उसे बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो उसे अपनी फिल्म में साइन करना चाहता है। तभी सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। तभी सानिया को पता चलता है एक न्यूज कि आसमान ने पहले से ही फ्रेडी की 3 फिल्मों को साइन कर लिया है, जबकि सानिया ने उसे ये करने को मना किया था। सानिया बताती है कि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर फ्रेडी नहीं माना तो करण जौहर के हाथ से ये फिल्म तो जाएगी, और तो और वो तुझे अटका कर रख देगा। तो वो लोग फ्रेडी से इन 3 फिल्मों के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, इसलिए फ्रेडी उन्हें दूसरे दिन अपने ऑफिस बुलाता है। तो उन्हें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें जल्दबाजी में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था और उन्होंने गलती कर दी। तभी कुछ देर बाद उनकी नजर पड़ती है चरस सक्सेना पर। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसे पता चलता है कि 15 साल पहले वो फ्रेडी की एक फिल्म को कर रहा था, लेकिन चोरी छुपे उसने एक और फिल्म को साइन कर ली थी। तो फ्रेडी ने उसे उस फिल्म से निकलवा दिया जो वो कर रहा था, और 15 सालों से चरस सक्सेना बीच में ही अटका हुआ है। उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि जब तक वो मेरी फिल्म नहीं करता है तब तक वो कोई और फिल्म नहीं करेगा। ये सुनकर आसमान पूरी तरीके से डर जाता है कि कहीं हमारा हाल भी चरस सक्सेना जैसा ना हो जाए। जिसके बाद वो लोग फ्रेडी से बात करने के लिए पहुंचते हैं।
कि उन्हें वो पूरी बातें समझाते हैं कि हाल ही में वो करण जौहर के साथ काम करना चाहते हैं। फ्रेडी उनकी बात समझता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर करण जौहर के साथ तुम काम करते हो तो वो फिल्म सुपरहिट होगी और उसके बाद तुम मेरी फिल्म में काम करोगे, फिर तुम्हारी फेस वैल्यू और भी ज्यादा बन जाएगी और फिर हमारी फिल्म भी सुपरहिट हो जाएगी। फ्रेडी उनकी बात बहुत ही आसानी से मान गया था। ये बात कहीं न कहीं सानिया और आसमान को हजम नहीं हो रही थी। फिर जब वो घर पहुंचा तो हम देखते हैं कि अवतार जो है वो अपने भाभी से बात कर रहा होता है। मालूम चलता है कि आसमान के पापा का लीवर फेल हो गया है और उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आसमान को इन सब चीजों के बारे में ना बताए। लेकिन अवतार भी कह देता है कि वो वादा करता है वो ये सब चीजें आसमान को नहीं बताएगा, लेकिन शाम को टेंशन में एक पैक पीते ही वो आसमान को सब कुछ बता देता है। पर अवतार आसमान को ये भी कहता है कि वो इस बारे में घर में कुछ भी ना बताए वरना वो मेरी जान ले लेगी। ये सुनकर आसमान को बहुत बुरा लगता है, उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे। सुनकर सानिया उसे कहती है कि एक ऐड है जिसका नाम मेन स्मूथ है, अगर वो उसे करता है तो उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, जिसे सुन के वो तैयार हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि आसमान और सानिया करण जौहर के ऑफिस जाते हैं और बीच रास्ते में ही उनकी मुलाकात होती है करिश्मा से। वो भी उन्हीं के ऑफिस जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करिश्मा वहां क्यों जा रही है। तब वहां उन्हें करण जौहर बताता है कि जो फिल्म वो बनाने वाला है उस फिल्म का हीरो आसमान है और हीरोइन करिश्मा है। ये चीज दोनों के लिए ही सरप्राइजिंग थी, इसलिए वो दोनों शॉक हो जाते हैं और उनकी पहली मुलाकात एक शो में थी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी। तो जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे कि तभी एक कैमरामैन जो है वो करिश्मा के ऊपर एक गंदा कमेंट करता है और उससे कहता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये सुनकर करिश्मा को बहुत बुरा लगता है और यहीं पर हमारा हीरो आसमान भी खड़ा हुआ था। तुरंत ही उस कैमरामैन के पास जाता है और कहता है कि अगली बार कुछ भी कहा ना तो खुद के कैमरे में खुद ही कैप्चर नहीं हो पाएगा। जिसके बाद करिश्मा अपने बॉयफ्रेंड समीर के साथ यहाँ से चली जाती है, लेकिन करिश्मा को बुरा लगा कि आखिरकार समीर ने वहाँ कुछ क्यों नहीं बोला। समीर कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। तो फाइनली आसमान जो है वो मेन स्मूथ का एड के लिए रेडी था। मेन स्मूथ का वो ऐड करता है, बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिल जाता है और तभी आसमान और सानिया की नजर पड़ती है राजा मौली और आमिर खान की तरफ, जो कि एक सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। ऐसा सानिया और आसमान को लग रहा था कि दरअसल आमिर खान वो उनसे ये डिस्कस कर रहे थे कि इडली और वड़ा पाव में इडली बेस्ट है, लेकिन राजा मौली सर कह रहे थे कि इडली नहीं वड़ा पाव बेस्ट है। जिसके बाद राजा मौली सर जाने लगते हैं। वो आमिर खान से कहते हैं कि बात खत्म नहीं हुई है, यहीं से स्टार्ट होगी। जिसके बाद आमिर खान जो है वो आसमान को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं इडली और वड़ा पाव में क्या बेस्ट है। यहाँ पर आसमान वड़ा पाव बोलता है। ये सुनकर आमिर खान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो उसे यहाँ से कुछ बोले बिना चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं आसमान, रफ्तार और परवेज जब एक ही जगह पे थे तो अवतार आसमान को अपना बनाया हुआ एक गीत सुनाना चाहते थे। जब वो सॉन्ग बज रहा था कि तभी वहां पर बादशाह आ जाते हैं। बादशाह के आते ही अवतार जो है अपना सॉन्ग बंद कर देता है। बादशाह कहता है अच्छा हुआ बंद कर दिया वरना कानों से खून आ जाता। दरअसल अवतार जो है वो एक क्लासिकल सिंगर है। जो सॉन्ग वो बजा रहा था वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो लोग ऐसा बोलते हैं।
बादशाह यहाँ सिर्फ और सिर्फ आसमान को हाय बोलने आए थे, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। तभी अवतार सानिया से कहता है कि उसे कुछ नहीं होने वाला। उसे ऐसा लगता है कि उसे सिंगिंग छोड़ देना चाहिए। यह पेन ड्राइव में जो सॉन्ग है वो उसे भी फेंक देता है, लेकिन सानिया उसे अपने पास रख लेती है। आगे हम देखते हैं अजय तलवार को, जो कि करण जौहर के पास कॉल करता है। दरअसल अजय तलवार चाहता है कि आसमान के जगह पर करण जौहर किसी और को हीरो ले, लेकिन करण जौहर कहता है कि उसने आसमान को देख लिया है, वो बहुत ही कमाल का एक्टर है। उसकी जो फिल्म होने वाली है वो एक रोमांटिक एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें भर भर के बोल्ड सीन्स होने वाले हैं। ये सुनकर अजय तलवार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी बेटी वो पहली फिल्म है और वो हीरो भी आसमान है। उसे ये अच्छा नहीं लगा। फिर हम आगे देखते हैं अजय तलवार को एक अवार्ड मिलने वाला था, इसलिए वो सभी लोग वहां जा रहे थे। लेकिन अजय तलवार का एक बेटा है जिसका नाम सौमिक है, और वो बहुत ही बदतमीज है। वो किसी से भी ठीक ढंग से बात नहीं करता। ये सारी चीजें देखते हुए अजय तलवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ये सभी लोग एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं, जहां मालूम चलता है कि फ्लाइट 40 मिनट लेट है। तभी यहाँ पर करिश्मा की मुलाकात आसमान से होती है, जो कि एयरपोर्ट की स्टोर पर ही एक परफ्यूम खरीद रहा था। यहाँ उन दोनों की मुलाकात होती है और उन दोनों की बातों से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच सारी चीजें ठीक हो चुकी है और वो एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। दरअसल आसमान अपना घर वापस जा रहा था, क्योंकि उसके पिता की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो यहाँ पर आकर अपनी फैमिली वालों से मिला और अपनी माँ को कुछ पैसे दिए ताकि उसके पापा के लीवर का इलाज हो सके। अब खाना खाने के बाद आसमान और उसके पिता वॉक पे जाते हैं, जहाँ पे आसमान के पिता आसमान को समझाते हैं कि तू आसमान है, इंडस्ट्री में रहने के बाद तुम अपना सर कभी मत झुकाना, भले ही सर को कटा लेना लेकिन कभी सर झुकाना मत। तब जब वो बात कर ही रहे थे कि तभी आसमान के पास फ्रेडी का कॉल आता है, जो कि वो किसी अर्जेंट काम के लिए उसे अपने पास बुलाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रेडी को, जो कि अपनी फिल्म की काम में लगा हुआ था। तभी हम यहाँ पर एक फैशन डिजाइनर को देख पाते हैं, जिसकी फ्रेडी की बहस हो जाती है, और वो फैशन डिजाइनर भी यहाँ फ्रेडी से ठीक ढंग से बात नहीं करती। ये देखकर फ्रेडी को गुस्सा आ जाता है और वो उस फैशन डिजाइनर को लात मार देता है, और वो कहता है कि वो किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाता। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आसमान आ जाता है। आसमान यहाँ फ्रेडी से जानना चाहता था कि आखिरकार ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था। फ्रेडी यहाँ आसमान से कहता है कि तूने जो करण जौहर की फिल्म साइन की है वो तू नहीं करेगा। ये सुनकर आसमान हैरान हो जाता है। ये सुनकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो फ्रेडी ने कहा था कि वो करण जौहर की फिल्म कर सकता है, तो अब वो ये मना क्यों कर रहा है। ये सुनकर फ्रेडी गुस्से में आ जाता है, बट आसमान मना कर देता है कि वो करण जौहर की फिल्म करेगा, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी फ्रेडी उसे बहुत गंदी बातें बोल देता है, जो देखकर आसमान को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से एक लात मारता है। और जब उसे घुसा मारने ही वाला था कि तभी वो फ्रेडी से कहता है कि वो भी औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाता, जिसके बाद आसमान यहाँ से जाने लगता है। आसमान ने भले ही कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया हो, लेकिन उसे मालूम है कि फ्रेडी उसे लीगल एक्शन लेगा। लेकिन हाल ही में उसके पिता ने समझाया है कि झुकना नहीं है। में हम देखते हैं सानिया को, उसे पता चल गया था कि आसमान ने जो फ्रेडी के साथ किया था,
सानिया जानती है कि फ्रेडी जो है वो ज़रूर कोई लीगल एक्शन लेगा, यहाँ तक कि उसे कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। ये एक सीरियस सिचुएशन है। तो वहीं आसमान जो है वो वर्कशॉप के लिए गोवा जाने वाला है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं करण जौहर को, जो अपनी फ़िल्म को अनाउंस कर रहा था कि उसकी एक मूवी आने वाली है जो कि सुपर हिट होगी, जिसमें वो करिश्मा और आसमान के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसकी फ़िल्म जो है अभी तक की सबसे रोमांटिक और एक्शन वाली फ़िल्म होने वाली है और उसमें इंटीमेसी वाले सीन्स भी बहुत ज़्यादा है। करण जौहर जो भी बोल रहा था वो सब कुछ अजय तलवार टीवी पे देख रहा था, जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे इंटीमेसी वाले सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं था, मगर उसे आसमान से प्रॉब्लम था। फाइनली आसमान और परवेज़ गोवा पहुंच जाते हैं। उनकी मुलाकात होती है करिश्मा से, वो जो अपने बॉडीगार्ड के साथ यहाँ आई थी। वहाँ पहुँचते ही करिश्मा करण जौहर को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिरकार वो यहाँ उन्हें सिखाने कौन वाला है। तो करण जौहर उसे बताता है कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को हायर किया है जो कि तुम्हारे इन बोल्ड सीन्स में तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है। जिसके बाद करण जौहर आसमान से बात करता है। वो उससे पूछता है कि सुना है तुमने फ्रेडी के साथ मिलकर 3 फिल्में साइन की है, लेकिन आसमान बताता है वो सारी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी है। लेकिन करण को मालूम है कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं मुंबई में अवतार को, जो कि चुपचाप एक जगह पर बैठा हुआ था कि तभी यहाँ पर चरस सक्सेना आता है। अवतार ने जब चरस सक्सेना को देखा तो सोच में पड़ गया कि इस बंदे को पहले तो कभी देखा है, जैसे कि हर एक इंसान सोचता है। तभी हम देखते हैं कि गोवा में आसमान और करिश्मा को सिखाने के लिए कोई और नहीं, इमरान हाशमी खुद आए हैं, जो कि परवेज़ का फेवरेट एक्टर है। वो उसे देखते ही यहाँ पे परवेज़ एक सॉन्ग गाने लगता है। वो इतना इमोशनल हो जाता है कि वो उसे देखते रह जाता है। पर इमरान हाशमी उसे साफ कह देते हैं कि आगे से कोई भी गाना मत गाना, क्योंकि बहुत बेसुरा गाते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इमरान हाशमी आसमान को और करिश्मा को उनके सीन्स के बारे में बताने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं अवतार को, जो कि मुंबई की सड़कों पे घूम रहा था। तभी वो देखता है कुछ लड़के डांस कर रहे हैं एक गाने पे, जो कि सॉन्ग कोई और नहीं उसका ही सॉन्ग था। और वो देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। भले ही वो रिमिक्स था, पर ये सॉन्ग तो था अवतार का ही। और वो फाइट करने के लिए आगे आ जाता है। वो लड़के भी आगे आकर रफ्तार को मारने की कोशिश करने वाले थे कि तभी यहाँ पर चरस सक्सेना आ जाता है। वो लड़कों को डराता है और वो लड़के यहाँ से डर के भाग जाते हैं। तो इस तरह से जरस और अवतार की दोस्ती हो जाती है। दोनों इस इंडस्ट्री में 15-20 साल पुराने हैं, लेकिन उन दोनों को ही काम नहीं मिल पाया है। जब अवतार अपने घर पहुंचा तो उसकी मुलाकात सानिया से हुई। सानिया उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा सॉन्ग बेच दिया है, और वो उसे पैसे भी देती है कि इस सॉन्ग को एडम ने रिमिक्स किया है। क्लासिकल सॉन्ग को उसने एक डीजे वाले सॉन्ग में बदल दिया है, उसे यूट्यूब पर भी डाला है और तुम्हारा नाम भी मेंशन किया है। ये सुनकर अवतार खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर एडम भी आ जाता है और सानिया उसे कहती है कि तुम दोनों चाहो तो मिलकर बहुत अच्छा एल्बम बना सकते हो, क्योंकि अवतार को क्लासिकल म्यूज़िक और सॉन्ग की काफ़ी अच्छी नॉलेज है और वहीं एडम जो है उसे डीजे की बहुत अच्छी नॉलेज है। तुम दोनों मिलके बहुत अच्छा एल्बम बना सकते हो। तभी हम यहाँ पे गोवा में देखते हैं करिश्मा और आसमान को, जहाँ इमरान हाशमी उन्हें अच्छे से सिखा तो रहा है, पर वो दोनों सही से नहीं कर पा रहे, जो देखकर इमरान हाशमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो उन्हें कहता है कि तुम दोनों एक साथ रहो कुछ दिन के लिए, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओ और एक दूसरे के साथ अच्छे से एक्टिंग कर पाओ।
इमरान हाशमी चाहता था कि दोनों के बीच सारी फीलिंग्स और इमोशन बाहर आए, लेकिन ये दोनों इस चीज़ को सीरियस ही नहीं ले रहा था, जिस वजह से इमरान हाशमी इन दोनों पर काफ़ी गुस्सा करता है। जब दोनों साथ में बैठे हुए थे तो आसमान नोटिस करता है कि आसमान करिश्मा के पैर में चोट लगी है। तब आसमान करिश्मा के पैर को चोट को ठीक करने लगता है और उनके बीच में एक कनेक्शन बन चुका था। जैसे ही दोनों किस करने वाले थे कि वहाँ पे इमरान हाशमी आ जाता है और अब इन दोनों को कहता है कि मेरा काम अब ख़त्म हो चुका है, अब मुझे तुम्हें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इसीलिए आया था। अब जाते जाते वो दोनों से मिलता है और यहाँ से चला जाता है। और अगले अगले दिन हम देखते हैं कि जब रेस्टोरेंट में वो दोनों खाना खा रहे थे, तब करिश्मा के गले में एक हड्डी फंस जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान थे और आसमान तो डर गया था। तब परवेज़ के कहने पर उसने उसे पीछे से धक्का देकर वो हड्डी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से वो हड्डी निकाल रहा था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे खड़ा एक कैमरामैन शूट कर रहा था। उसने उनकी वीडियो बना ली और एक फ़ोटो भी, जो कि वो एंगल से कुछ अलग ही लग रहा था। उसके बाद डे हम देखते हैं अजय तलवार के घर पे समीर की पूरी फैमिली खाने पर आई हुई थी। थोड़ी देर के बाद ही करिश्मा भी आने वाली थी। सभी लोग जब यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी न्यूज़ चैनल पर करिश्मा और आसमान की एक वीडियो वायरल हो जाती है। उस वीडियो में आसमान तो करिश्मा के गले की हड्डी निकाल रहा था, लेकिन लोग उससे कुछ और ही समझ बैठे। करिश्मा का बॉयफ्रेंड समीर जब ये देखता है तो वो तो पूरी तरीके से बौखला जाता है। और यहाँ अजय तलवार का भी यही हाल था। वो अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरीके से चिल्लाता है, क्योंकि इस तरीके की हरकत वो भी सभी के सामने अच्छी बात नहीं है। दूसरी तरफ करण जौहर को ये बात मालूम चल चुकी है कि आसमान ने फ्रेडी की 3 फिल्में साइन की है। करण जौहर उसे 24 घंटे का टाइम देता है कि अगर 24 घंटे के अंदर उसने ये सारी चीज़ें सॉर्ट नहीं की तो वो उसे इस फिल्म से बाहर निकाल फेंकेगा। करिश्मा जब अपने घर पहुंची तो अब करिश्मा की बात बिना सुने ही उसके घर वाले उससे बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब यहाँ करिश्मा को बोलने का मौका मिला तो वो अपने घर वालों को बहुत सुनाती है और कहती है कि आसमान ने उसकी लाइफ बचाई है, वो मरते मरते बची है। ये वीडियो जो है वो सारे न्यूज़ चैनल पर फैल चुकी है, इसलिए आसमान की माँ भी उसे बहुत चिल्लाती है। आसमान को इस वीडियो का कोई टेंशन नहीं था। अगर टेंशन था तो फ्रेडी की उन 3 फिल्मों का, कि आखिरकार उस कॉन्ट्रैक्ट पे उसका साइन है। फ्रेडी के उन 3 फिल्मों की वजह से वो करण की फ़िल्म नहीं कर पाएगा। करण ने उसे चेतावनी भी दे दी है, पर फ्रेडी का तो पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कि तभी हम देखते हैं फ्रेडी को, जो कि मसाज करवा रहा होता है और उसने ठान लिया है कि वो आसमान की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। कि तभी यहाँ पर गफूर भाई के कुछ लोग जो है वो फ्रेडी के पास आते हैं। वो उसे बुरी तरीके से पीटने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जो उस पे साइन करना पड़ेगा। दरअसल वो यहाँ पर वही आसमान के कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर के आए थे ताकि वो उसे डील को कैंसिल करवा सके। फ्रेडी को यहाँ पर बुरी तरीके से बांधा गया था। वो समझ गया था कि वो यहाँ उनसे बच नहीं सकता और उसके पास एक ही रास्ता है, उसे उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना ही होगा। और वो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। तब हम नेक्स्ट डे देखते हैं फ्रेडी को, जो नेक्स्ट डे अजय तलवार के पास जाता है और उसे वो सारी चीज़ें बताता है। अजय तलवार उससे कहता है कि आसमान को तो मैं करण जौहर की फ़िल्म से निकाल के रहूँगा। अगर आसमान करण जौहर की फ़िल्म करेगा तो मैं तेरी फ़िल्म नहीं करूँगा। ये सुनकर फ्रेडी डर जाता है। वो कहता है कि मेरा सारा पैसा जो है वो साइलाब 2 में लगा हुआ है, अगर तू फिल्म नहीं करेगा तो वो सड़क पर आ जाऊँगा। मेरी 30 साल की मेहनत पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। लेकिन अजय तलवार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
उसे तो आसमान को करण जौहर की फिल्म से निकालना था। दूसरी तरफ हम देखते हैं गफूर भाई की बहुत सारे लोगों को जो मुंबई के इलाके में थे और मुंबई आने वाले थे, जिसके बाद गफूर भाई यहाँ आ जाते हैं जो कि बहुत बड़े गैंगस्टर है। वहीं आसमान का घर जो है वो पूरी तरीके से सूना था क्योंकि फ्रेडी के कॉन्ट्रैक्ट की उन्हें बहुत फ़िक्र थी कि तभी यहाँ पर परवेज़ आता है और वो आसमान को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है जिस पे फ्रेडी के साइन थे। ये देखकर तो वो सभी लोग बहुत खुश हो चुके थे, लेकिन परवेज़ ने ये सब कैसे किया उन्हें समझ नहीं आ रहा था। परवेज़ यहाँ बताता है कि उसने तो बस फ्रेडी से बस शांति से बात की और वो तुरंत मान गया। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एडम और अवतार भी आ जाते हैं। वो बताते हैं कि वो दोनों साथ में काम करने वाले हैं तुम्हारी ही फिल्म में। और अब तो सब कुछ घर में बिल्कुल ठीक हो रहा था, खुशी का माहौल था और इसीलिए आज रात वो पार्टी करने वाले थे। पार्टी में आसमान करिश्मा को भी बुलाना चाहता था। जब करिश्मा अपने घर से निकल रही थी कि तभी अजय तलवार उसे रोक लेता है और कहता है कि समीर और उसकी फैमिली जो है वो आज रात उनके घर पे डिनर पे आने वाली है, इसलिए तुम कहीं नहीं जा सकती। इसलिए करिश्मा वो कैंसिल कर देती है। सुनकर आसमान को दुख हुआ और तभी परवेज़ की नज़र पड़ती है सानिया की तरफ, जो कि एक लड़की को किस कर रही थी। तभी उसे पता चला कि सानिया तो लेस्बियन है और तभी वहाँ पर आसमान उसे कहता है कि क्यों तू मत देख उसकी तरफ, और परवेज़ कहता है उसकी जो मर्ज़ी है वो कर सकती है। दूसरे दिन हम देखते हैं फ्रेडी का दिवालिया एकदम नज़दीक है, उसके पास बस 3 दिनों का समय बचा है, जिसके बाद उसकी पूरी कंपनी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी और ये कंपनी है जो चिंतामणि के नाम हो जाएगी। फ्रेडी को अपनी कंपनी बचाने के लिए उसे क्या करना है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वही अवतार जो है वो एडम के साथ मिलकर म्यूज़िक बनाने लगता है। यहाँ पर अवतार जो है वो क्लासिक सॉन्ग बनाता है और एडम उस सॉन्ग को बहुत अच्छी तरीके से रिमिक्स कर देता है डीजे में। और आसमान और करिश्मा को अपने एक्टिंग क्लासेस के लिए करण सर के ऑफिस जाना था। जब वो करिश्मा के घर से निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर अजय तलवार आ जाता है। अजय तलवार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि करिश्मा आसमान के साथ रहे, इसलिए वो उन दोनों से कहता है कि वर्कशॉप वाला काम हमारे घर के भी रह के कर सकते हो, हमारा घर भी बहुत अच्छा स्टाफ है और अच्छी सारी फैसिलिटीज़ है, तुम यहीं पर काम करो। और अजय तलवार उनके काम को और एक्टिंग को देखने लगता है और ये सीन कुछ इंटीमेसी वाले थे जो देखकर यहाँ पर अजय तलवार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तभी हम देखते हैं कि अजय तलवार का एक फ़ैन जो है वो फ़ैन से कूदते हुए अंदर आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन अजय तलवार ने उसे चुप कराया, उससे भगाया नहीं, बल्कि अपने साथ उससे एक फ़ोटो क्लिक किया और उसे ऑटोग्राफ दिया और उससे कहा कि अगली बार इस तरीके से बिल्कुल मत आना। ये देखकर आसमान को बड़ा अच्छा लगा कि अजय तलवार जो है वो अपने फैंस को लेकर कितने हम्बल है। जिसके बाद आसमान यहाँ से जाने लगता है और मालूम चलता है कि कल करिश्मा का जन्मदिन है, इसलिए वो उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अब अगली सुबह जब अजय तलवार की मुलाकात करण जौहर से हुई तो यहाँ पर अजय तलवार करण जौहर से कहता है कि तुम्हारे स्क्रिप्ट में बहुत सारे बोल्ड सीन्स है, इंटीमेसी है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें थोड़ा कम कर दो। लेकिन करण जौहर कहता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसकी स्क्रिप्ट से छेड़छाड़ की जाए, वो ना ही आगे कभी होगा। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अजय तलवार को बिल्कुल समझ नहीं आता कि करना क्या है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना समीर को इन सब के बीच में लाया जाए, क्योंकि आज करिश्मा का जन्मदिन है, इसलिए वो कुछ अलग करने वाला था। अब सोडा वाला प्रोडक्शन कंपनी में ही
जीजी भाई की मुलाकात होती है चरस सक्सेना से। जीजी भाई दरअसल चरस सक्सेना के सामने सारी चीज़ें बता देता है कि दरअसल करण जौहर के साथ आसमान जो फ़िल्म कर रहा है वही असली फ़साद की जड़ है, क्योंकि आसमान अगर करण जौहर की फ़िल्म करेगा तो अजय तलवार यहाँ फ्रेडी की फ़िल्म नहीं करने वाला। तो आज रात करिश्मा की बर्थडे पार्टी है, जहाँ पर बॉलीवुड के काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे और यहाँ पर आसमान और परवेज़ भी आ गए थे। थोड़ी देर के बाद ही करिश्मा की मुलाकात होती है बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार सलमान खान से, जो कि करिश्मा को जन्मदिन की बधाई देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब आसमान करिश्मा से मिलता है, वो उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था और अजय तलवार की पूरी नज़र है आसमान और करिश्मा के ऊपर। आसमान ने जो गिफ्ट लेकर आया था वो एक चेन था। आसमान उसे पहनाता भी है और फिर थोड़ी देर के बाद ही समीर यहाँ पर स्टेज पर बुलाता है। वो केक काटते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ही समीर जो है करिश्मा को शादी के लिए प्रपोज़ करता है। यहाँ पर करिश्मा कुछ समझ नहीं पाती कि क्या करना है। बहुत सारे पब्लिक थी और वो रिलेशनशिप में भी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे हाँ बोलना पड़ता है, जबकि करिश्मा का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हुए आसमान को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो करिश्मा को पसंद करने लगा था। वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। घर पहुंचकर भी वो बहुत ज़्यादा उदास था। सभी लोग उसे सहारा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सानिया उसे एक गुड न्यूज़ देती है कि फ़िल्म फेयर अवार्ड शो में तुम्हें बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और आज रात पार्टी करने की डिमांड रखते हैं। अवतार भी यहाँ पर मौजूद था और वो भी चाहता था कि इस पार्टी में वो अपने दोस्त को भी शामिल करे। उसका दोस्त कोई और नहीं बल्कि चरस सक्सेना है, जो कि हाल ही में बना था। चरस सक्सेना तब जीजी भाई के साथ मौजूद था। दूसरी तरफ हम देखते हैं करिश्मा को, जो कि अपने पिता से मिलती है और कहती है कि मैंने हाल ही में समीर से बात की है, उसका प्रपोज़ करने का कोई इरादा नहीं था। ये सारा प्लान जो था वो आपका था ना, आपने ये क्यों किया? आखिर इतनी जल्दबाज़ी क्यों है आपको? तब करिश्मा बहुत अच्छे से समझ जाती है कि उसके पिता जो है वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करते। अब यहाँ सब लोग पार्टी करने के लिए एक क्लब में आते हैं, जहाँ पर आसमान ने सभी को बुलाया था। मतलब कि ये सभी लोग मौजूद थे कि तभी आसमान की नज़र पड़ती है न्यूज़ चैनल पर, जहाँ पे न्यूज़ चल रही थी कि किस तरीके से समीर ने करिश्मा को प्रपोज़ किया। कि तभी इस क्लब में कुछ और लोग भी मौजूद थे जिन्हें ये नहीं देखना था, तो वो फुटबॉल देखने वाले थे। इस वजह से उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और आसमान उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है, लेकिन वो बहुत सारे थे। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है गफूर भाई की लोगों की, जो कि उन लोगों को बहुत मारते हैं कि गफूर भाई जो है वो मुंबई आ चुके हैं और अब तेरे ऊपर 2 एहसान चढ़ चुके हैं, इसलिए गफूर भाई जो है वो तुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन हमारा हीरो उनसे नहीं मिलता है, बल्कि वो तो बाहर जाकर करिश्मा से बात करने लगता है। करिश्मा उसे कहती है कि आखिरकार तुम बिना बताए पार्टी से कैसे चले गए। आसमान बताता है कि उसे एक ज़रूरी काम आ गया था और इसी वजह से उसने वहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं समझा। कि तभी यहाँ पर करिश्मा ने उसे प्रपोज़ कर दिया और कहा कि वो उसे प्यार करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आसमान नहीं सुन पाता, क्योंकि गफूर भाई के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था और गफूर भाई के लोग आसमान को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। जिस जगह से उसे किडनैप कर रहे थे वो सारी चीज़ें चरस सक्सेना ने देख ली थी और वो उनका पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां उन्होंने आसमान को लेके गए थे। वो जगह है खुफिया
और बहुत अंदर है, और वहीं पे गफूर रहता है जो कि 5 कंट्री का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। आसमान यहाँ पे सोच रहा था कि आखिरकार गफूर भाई ने उसे अपने पास क्यों बुलाया है। गफूर भाई बताते हैं कि उसकी बेटी जो है वो एक राइटर है और वो एक फ़िल्म बनाना चाहता है जो कि मेरी खुद की ज़िंदगी पर बेस्ड है, मतलब कि ये एक बायोपिक है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद आसमान यहाँ पे कुछ नहीं कह पाया। आसमान को पता है कि अगर यहाँ उसने कुछ भी कहा तो उसके टुकड़े टुकड़े होना यहाँ तय है। दूसरी बात, वो आसमान के घर वाले अब चिंता में आ गए थे कि वो रात से अभी तक घर नहीं लौटा था। इसलिए सानिया कहती है उन्हें जल्दी से जल्दी अब पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ आसमान आ जाता है और वो उन्हें सब कुछ बता देता है कि उसे गफूर भाई के लोग अपने साथ उठा के ले गए थे, और वो परवेज़ को बताता है कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, क्योंकि फ्रेडी के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन लेने के लिए परवेज़ ने गफूर भाई के लोगों की हेल्प ली थी। इसी वजह से अब गफूर भाई के लिए तो आसमान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ करिश्मा जो है वो आसमान के पास लगातार कॉल या मैसेज करती है, लेकिन आसमान उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड समीर आ जाता है जो कि उसे कुछ खाना खिलाने के लिए आया था। करिश्मा का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। समीर यहाँ करिश्मा से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनने के बाद करिश्मा समीर को किस कर लेती है। जब समीर यहाँ से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात सौमिक से होती है। सौमिक एक ऐसा बंदा है जो घर वालों का भी नहीं है और अपनी बहन के बारे में बहुत ही गंदी बातें करता है, वो भी समीर के सामने। सौमिक यहाँ समीर को कहता है कि घर वाले समीर की शादी करिश्मा से इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। जब एक बार शादी हो जाएगी तो करिश्मा किसी और के साथ रह लेगी। और यहाँ हम देखते हैं फ्रेडी को जो कि अपने सैलाब फिल्म की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है कि तभी यहाँ पे चरस सक्सेना आता है और वो फ्रेडी से कहता है कि मैं इकलौता वो बंदा हूँ जो कि तेरे कंपनी को बचा सकता हूँ। दरअसल चरस जो है वो गफूर भाई का पीछा करते करते वो उस खुफिया अड्डे तक पहुंच चुका था और उसने वहां जाकर गफूर और आसमान की वीडियो बना ली थी और वो उसे फ्रेडी को दिखाता है। चरस सक्सेना कहता है अगर इस वीडियो को तुम करण के पास भेजोगे तो करण आसमान को अपनी फिल्म से निकाल देगा और तुम्हारी डील जो है अजय तलवार से जब उसे मालूम पड़ेगा कि वो सैलाब 2 के लिए मान जाएगा। फिर चरस बताता है ये सब कुछ वो फ्री में नहीं कर रहा है बल्कि अब उसके चमकने का टाइम आ चुका है। चरस सक्सेना फिर कहता है कि अब सोडा वाला प्रोडक्शन हाउस फिर से स्टार्ट हो जाएगा और उस प्रोडक्शन हाउस में वो 51% का पार्टनर बन जाएगा। तब ये वीडियो या क्लिप मैं तुम्हें दूंगा। फ्रेडी के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो जल्दी से मान जाता है और फ़ौरन वो अजय तलवार के पास पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि सैलाब 2 के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ फ्रेडी अजय तलवार को वो वीडियो बता देता है जिसमें आसमान गफूर भाई से मिल रहा है, जिसमें ये बात साबित हो जाती है कि आसमान का अंडरवर्ल्ड से लिंक है। ये देखने के बाद ये वीडियो तुरंत करण के पास भेज देता है। करण जब ये वीडियो देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और फिर वो तुरंत फैसला लेता है कि उसकी मूवी में अब आसमान काम नहीं करेगा। बट ये बात वो अभी तक आसमान को नहीं बताता, वो ये बात करिश्मा को बताता है। करिश्मा को जब ये बात मालूम चली तो वो तुरंत अजय तलवार के पास जाती है। वो उनसे कहती है क्या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? लेकिन अजय तलवार बताता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना होगा बेटा।
और यहाँ करिश्मा अपने पापा की बात मान लेती है। अब क्योंकि करिश्मा आसमान के साथ नहीं थी, इसलिए परवेज़ आसमान से कहता है कि तुझे किसी और लड़की पर ट्राई करना चाहिए, वरना तू इसी तरीके से सिंगल रह जाएगा और तब ये जादू भी तेरा करिश्मा का ख़त्म हो जाएगा। और परवेज़ एक जादू चलाता है और एक लड़की के साथ आसमान को भेज देता है। तभी ये सारी चीज़ें हैं वो करिश्मा ने देख ली थी। उसका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है क्योंकि वो आसमान से प्यार करने लगी थी। हालांकि आसमान यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ उस लड़की से कहता है कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन करिश्मा को कौन समझाता। वो वहाँ रोते धोते यहाँ से चली जाती है। करिश्मा जब घर आती है तो वो देखती है उसके माता पिता एक दूसरे से बात कर रहे थे कि इस तरीके से वो करिश्मा को अभी शादी नहीं करना चाहिए, इतनी जल्दबाज़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अजय बताता है कि वो लोग बहुत सालों से रिलेशनशिप में हैं, इसलिए उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। कि तभी करिश्मा उनके पास आती है जो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो अपने पापा को बोलती है कि वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार है, वो जल्द से जल्द समीर से शादी करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सानिया है, वो आसमान को बताती है कि तुम्हें करण ने फ़िल्म से निकाल दिया है, क्योंकि आसमान के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। उसे मालूम पड़ता है कि करण ने उसे मूवी से इसलिए निकाला क्योंकि आसमान का अंडरवर्ल्ड से लिंक है। ये सब कुछ परवेज़ की वजह से हुआ था। इसलिए आसमान यहाँ पर गुस्से में परवेज़ को एक मुक्का मार देता है। आसमान परवेज़ को बहुत गुस्सा करता है। परवेज़ कहता है कि आज तक मैंने जो भी किया वो दिल से किया और तेरे लिए किया, कभी ये नहीं सोचा कि कभी कुछ गलत होगा, लेकिन आज तुझे इस तरीके से मुझे नहीं मारना चाहिए था। परवेज़ यहाँ दुखी होकर चला जाता है और यहाँ आसमान का भी बुरा हाल था। फिल्म भी चला गया और दोस्त भी चला गया, उसका बहुत बुरा हाल था। अगली सुबह सानिया के पास आसमान की माँ नीतू का कॉल आता है। नीतू यहाँ सानिया को बताती है कि उन्हें नया लीवर मिल चुका है और वो जल्दी सर्जरी भी करने वाले हैं, इसलिए वो तुरंत ही दिल्ली आ जाए। ये सुनने के बाद आसमान, अवतार और सानिया तुरंत ही दिल्ली पहुँच जाते हैं, जहां आसमान के पिता की सर्जरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी और अगले 48 घंटे जो है वो काफ़ी क्रिटिकल हो सकते हैं। और जब आसमान के पिता आसमान से मिले तो उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि आसमान जो है वो फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ था। यहाँ पर सभी लोग आए थे, सब बहुत ही खुश थे और इस माहौल को काफ़ी अच्छा बना रहे थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ परवेज़ भी आ जाता है, जिसे आसमान के पिता अपना दूसरा बेटा मानते हैं। अब आसमान के पिता आसमान से कहते हैं कि करण जौहर की फ़िल्म कैसी चल रही है, जिस पे आसमान झूठ बोल देता है। आंखें में आंखें डालकर वो कहता है कि अगले हफ्ते से फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। आसमान के पिता उससे कहते हैं कि तू आसमान है, तू हमेशा कमाल करेगा और आसमान में रहेगा। के बाद वो अपने पिता को आराम करने देते हैं और यहाँ से बाहर चले जाते हैं। आसमान की माँ नीतू समझ चुकी थी कि इन दोनों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। वो उनसे वजह पूछती है तो परवेज़ बताता है कि आसमान ने उसे मारा है, जिस वजह से मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तब आसमान बताता है कि माँ, आपको पता नहीं है कि इसने क्या किया है। पर माँ कहती है कि कुछ भी किया हो, पर तुम उसे मार कैसे सकते हो। नीतू यहाँ पर आसमान को सॉरी बोलने के लिए कहती है, लेकिन परवेज़ बोलता है कि जिस हिसाब से इसने मुझे मारे था, मैं भी इसे मारूंगा, लेकिन अभी नहीं मारूंगा, जब मेरा दिल करेगा तब मारूंगा। अब इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अब बस इन्हें 48 घंटे कैसे भी निकालने थे, लेकिन आसमान को इस बात का दुख है कि उसने अपने पिता के आँखों में आँखें डाल के गलत झूठ बोला है।
इस बात का उसे बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ हो रहा था। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो अब नहीं रहे। वहाँ का माहौल एकदम पूरी तरह से शांत हो जाता है। उन सब का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका था, क्योंकि हाल ही में वो अपने पिता से मिले थे। तब तक वो बिल्कुल ठीक थे। आसमान का अपने पिता को इस दुनिया से छोड़ के चले जाना उसे बहुत दुख देता है। उससे भी ज़्यादा दुख ये देता है कि जब लास्ट बार वो अपने पिता से मिला तो उसने झूठ बोला, और वो अपनी माँ से कहता है कि वो फिल्म फेयर के अवार्ड शो में नहीं जाएगा। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, ये तुम्हारे पापा का सपना था। कहती है कि तुम ज़रूर जाओगे और तुम्हारे साथ हम भी जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं अजय तलवार और करिश्मा भी इस अवार्ड शो में जाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार थी। जब यहाँ पर करिश्मा अजय तलवार के आईपैड को चेक करती है तो उसे एक वीडियो दिखाई देता है, और इसी वीडियो की वजह से आसमान करण की फिल्म से बाहर हुआ था। अजय तलवार ने ये करण के पास ये वीडियो भेजा था और कहा था उसे फिल्म से निकाल दो, और अब ये लोग अवार्ड शो के लिए पूरी तरीके से रेडी थे। और अवतार यहाँ आसमान से आके कहता है कि वो करण जौहर के लिए काम तो कर रहा था, लेकिन अब वो नहीं करेगा, क्योंकि जिस फिल्म में तू नहीं उस फिल्म में मैं नहीं। थोड़े देर के बाद इनकी कैबिन में एक बंदा आता है। वो कहता है कि आपसे मिलने के लिए यहाँ पे बादशाह आए हैं। ये सुनकर अवतार गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उनको बादशाह बिल्कुल पसंद नहीं। वो उस बंदे को बादशाह के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलकर ये कह देता है कि घंटे का बादशाह, और ये बात उसे पता नहीं था कि वो बात बादशाह सिंगर की बात नहीं कर रहे, बल्कि SRK की बात कर रहे थे। वो बंदा जाकर SRK को बता देता है कि अवतार जो है वो आपसे नहीं मिलना चाहता, और उसके लास्ट के वर्ड थे घंटे का बादशाह। ये सुनकर शाहरुख पूरी तरीके से हैरान था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे चरस सक्सेना SRK से मिलता है। SRK जब उसे देखता है तो उसे याद आता है कि इसे कहीं देखा है। अब थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पे बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज़ अवार्ड शो में आ जाते हैं, जहाँ मालूम पड़ता है कि अर्जुन कपूर और राज कपूर राव को भी बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है। दोनों बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये अवार्ड उन दोनों को ही मिलने वाला है। अब फिल्म फेयर को होस्ट करने के लिए यहाँ पे शाहरुख खान आते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पे वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड देने वाले हैं। बेस्ट एक्टर का नाम अनाउंस करने से पहले अर्जुन कपूर और राजकुमार राव दोनों को ऐसा लग रहा था कि ये अवार्ड उनको ही मिलने वाला है। दूसरे तरफ आसमान का कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन ये अवार्ड जो है वो आसमान को मिलता है। आखिर में आसमान की बारी आती है स्पीच की, तो वो कहता है कि उसे 1% भी आइडिया नहीं था कि वो ये अवार्ड जीत सकता है। इसी वजह से उसने स्पीच की तैयारी बिल्कुल नहीं की। लेकिन ये अवार्ड मैं अपने पापा के नाम देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा सपना कभी भी झुकने नहीं दिया। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो आसमान की मुलाकात करिश्मा से होती है। करिश्मा आसमान को वीडियो बताते हुए कहती है कि ये सब कुछ मेरे पिता अजय तलवार ने किया है। करण की फिल्म से भी अजय तलवार ने ही तुम्हें बाहर निकाला है। ये देखकर आसमान तुरंत ही अजय तलवार के पास जाता है। आसमान यहाँ उनसे पूछता है कि आखिरकार मैंने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। मेरे हाथों से फिल्म चली गई, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी आपको मेरे ऊपर रहम नहीं आ रहा। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला कि मैं फिल्म कर रहा हूँ। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अजय तलवार उसे कहता है कि तू बहुत ही कावड़ है, इसलिए तू ये सब कर रहा है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी अजय तलवार जैसे ही स्टेज पे जा रहा होता है, आसमान तभी अजय तलवार के पीछे आ जाता है।
और उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे सीधा स्टेज पर ले जाता है, जहाँ वो सभी के सामने उसके मुंह पर एक पंच मारता है, जिस वजह से ये पंच जो है वो वायरल हो जाता है। सारे टीवी के न्यूज़ चैनल पर यही छाया हुआ था कि आखिरकार एक सीनियर एक्टर को कोई इस तरीके से कैसे पंच मार सकता है। सभी का कहना यही था कि अब आसमान को बायकॉट किया जाए, और तो और सभी लोग आसमान को बायकॉट को करने के लिए नारे लगा रहे थे और अब उसे जेल भी हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद ही सानिया यहाँ पर आती है और उसका बैल पेपर लेकर के आती है, लेकिन ये एक बहुत सीरियस मुद्दा था। ये अजय तलवार के कहने पर ही अब यहाँ पर आसमान की बेल हो सकती है कि तभी हम देखते हैं कि अजय तलवार ने पुलिस वालों के पास कॉल की और कह देता है कि आसमान को बाहर निकाल दो। तभी यहाँ करिश्मा आती है और करिश्मा को ऐसा लगा कि शायद उसके पिता अजय तलवार जो है पुलिस वाले से बात कर रहे हैं और वो आसमान की बहुत ही बुरी कंडीशन करने वाले हैं। लेकिन करिश्मा बता देती है कि वो समीर के साथ नहीं बल्कि आसमान के साथ रहना चाहती है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। और ये सुनने के बाद तो अजय तलवार को आ जाता है गुस्सा और वो अपनी बेटी करिश्मा को कमरे में बंद कर देता है। थोड़ी देर के बाद ही आसमान जेल से बाहर आ जाता है। तभी सारे परिवार वालों से मिलता है और जब आसमान अपनी फैमिली के साथ वापस जा रहा था कि तभी आसमान के पास करिश्मा का कॉल आता है। करिश्मा यहाँ आसमान से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। करिश्मा उसे ये भी बता देती है कि उसके पिता ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया है, उसे यहाँ से किसी भी हाल में बाहर निकलना है। थी आसमान और परवेज़ अजय तलवार के घर पहुंच जाते हैं। उनके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। यहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाना था, इसलिए परवेज़ सारे भीड़ का ध्यान भटकाता है। सारे सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे परवेज़ बखेड़ा खड़ा कर रहा था और इसी का फ़ायदा उठाकर आसमान जो है वो तुरंत ही अजय तलवार के घर में घुस जाता है। घर में घुसते ही परवेज़ बाहर का माहौल पूरे तरीके से सेट कर देता है और अब धीरे धीरे आसमान जो है वो करिश्मा के रूम में पहुंच जाता है। करिश्मा तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन जब वो करिश्मा से मिला तो उसको ऐसा लगा कि वो बहुत वर्ड सुनना चाहता था। तभी आसमान कहता है कि वो पूरी दुनिया से लड़के यहाँ पर आया है, 15 फीट की दीवार को कूद कर आया है, उसके पिता से पंगे लेकर आया है और तो और सुखी और कुत्ते से भी पंगा ले लिया है। इसके बावजूद तुम्हें ये 3 मैजिकल वर्ड सुनने हैं। तब हम देखते हैं कि अजय तलवार को यहाँ मालूम चल जाता है कि आसमान जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। वो तुरंत ही करिश्मा के कमरे में जाता है, लेकिन करिश्मा के कमरे में करिश्मा थी ही नहीं, क्योंकि तब तक करिश्मा और आसमान वहाँ से निकल चुके थे। अजय तलवार काफ़ी कोशिश करता है कि वो उन्हें रोक पाए, लेकिन ये नामुमकिन था क्योंकि ये यहाँ से भागने में सक्सेसफुल थे। यहाँ से निकल तो चुके थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब जाना कहाँ है कि तभी उन्हें याद आता है कि गफ़ूर भाई है जो सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। वो उनके पास कॉल करते हैं और वो आज ही शादी करने वाले हैं। इसलिए आसमान अपनी फैमिली वालों के पास कॉल करता है और नीतू के पास कॉल करके उन्हें तुरंत ही अपने लोकेशन पे बुला लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अजय तलवार को, जो कि अपनी फरारी को लेकर आसमान के पीछे पहुंच जाते हैं। और एक तरफ तो परवेज़ की नॉर्मल कार और अजय तलवार की फरारी, लेकिन परवेज़ की कार इतनी भी नॉर्मल नहीं है कि वो अजय तलवार की फरारी को मात ना दे पाए। और यहाँ हम बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखते हैं कार्स के बीच, और फिर एक जंग छिड़ जाती है। वो लोग वो खुफिया इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर आसमान और करिश्मा शादी करने वाले हैं। इसी जगह पर आसमान जो है वो करिश्मा को शादी के लिए प्रपोज़ करता है, जिसके लिए करिश्मा भी मान जाती है।
और जब वो दोनों आखिरकार किस करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है अजय तलवार की, जो कि बाइक से कांच को तोड़ते हुए अंदर आ घुस जाता है और फिर वो इन लोगों की बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है। अजय तलवार यहाँ परवेज़ और आसमान को बहुत मारता है। उन दोनों की बहुत ही बुरी हाल हो जाती है, जैसे अजय तलवार के ऊपर खून सवार हो गया हो। और फिर देखते ही देखते सब लोग यहाँ आ जाते हैं। अजय तलवार का बॉडीगार्ड सुखी और तो और आसमान की माँ नीतू, सानिया और अवतार भी पहुँच चुके थे। और अब आसमान अजय तलवार से कहता है कि अगर मैं सानिया के साथ रहता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अजय तलवार कहता है कि तेरा उसका आस-पास भी भटकना मुझे पसंद नहीं है। आसमान कहता है कि ये बात तो मैंने आप बात से ही सीखी है कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद है और हमने ठान ली कि वो हमें वो चीज़ चाहिए तो वो किसी भी कीमत पर हम लेके रहते हैं। लेकिन अजय तलवार उसे साफ शब्दों में कह देता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। और तो और अजय तलवार यहाँ आसमान के मुंह पर पंच पे पंच मारे जा रहा था। फिर में आसमान को आ जाता है गुस्सा और वो एक हथौड़े को उठाकर जब अजय तलवार के मुंह पे मारने ही वाला था कि तभी नीतू चिल्लाते हुए कहती है कि अजय तलवार तेरा बाप है। और ये सुनने के बाद तो सभी की आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाती है। इसका मतलब ये है कि करिश्मा टेक्निकली आसमान की बहन है। और यहाँ खुलते हैं राज। यही है हमारे क्लाइमैक्स। और तभी हम देखते हैं कि अजय सक्सेना और फ्रेडी दोनों ही एक क्लाइमैक्स सीन देख रहे होते हैं सैलाब का। तभी हम देखते हैं एक डांसिंग सॉन्ग को, जिसमें आसमान की माँ नीतू वो एक बैकग्राउंड डांसर थी। उन्हें यहाँ पर अजय तलवार और नीतू के कनेक्शन के बारे में मालूम चला और अब इन्हें भी मालूम चल गया था कि असल में आसमान जो है वो अजय तलवार का ही बेटा है। तो आसमान की ज़िंदगी में अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जब से उसे ये बात मालूम चली है कि अजय तलवार उसका पिता है, तब से उसकी ज़िंदगी में उथल-पुथल मच चुकी है। वो अपनी माँ को माफ़ नहीं करना चाहता था। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसके पिता को उसने कभी प्यार किया था या बस हमेशा एक्टिंग ही की थी। लेकिन नीतू यहाँ पर आसमान के मुंह पे एक चमाट मारती है और उस सीन शिफ्ट होता है अजय तलवार की तरफ, जहाँ अजय तलवार के घर पर करिश्मा को तो अब सब कुछ मालूम है, लेकिन करिश्मा यहाँ अजय तलवार से कहती है कि वो माँ को ये सब कुछ नहीं बताएगी। जिसके बाद हम देखते हैं करिश्मा और आसमान को, जो कि एक कैफ़े में मिलते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं। आसमान कहता है कि इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्हें सच कहना था। लेकिन करिश्मा कहती है कि अगर सच कहते तो आज हम इस तरीके से बात नहीं कर रहे होते। तुम्हारे जो पिता है वो तुम्हारे साथ नहीं होते, वो भी किसी टूटे हुए परिवार में पल रही होती। जो कुछ हुआ वो ठीक ही था। इसी वजह से कम मुझे एक अच्छा दोस्त तो मिला, जिसके लिए आसमान भी एग्री करता है। और यहाँ आकर करिश्मा से कहता है चलो मिलते हैं, यहाँ नहीं अगले रक्षाबंधन पर ज़रूर मिलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं सानिया को। इसे करण जौहर ने अपने पास बुलाया। करण जौहर को सानिया की स्किल्स काफ़ी पसंद आई। जिस तरीके से उसने आसमान को करण जौहर की फ़िल्म में लीड एक्टर के तौर पे सेलेक्ट करवा लिया, वो काफ़ी अच्छी मैनेजर है। इसलिए वो रणवीर की मैनेजर के रूप में अच्छी साबित होगी। लेकिन सानिया बताती है कि वो एक अच्छी मैनेजर तो है, वो अच्छी दोस्त भी है और वो आसमान की काफ़ी अच्छी दोस्त है, इसलिए वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुनकर करण जौहर कहता है कि ये तो बहुत स्टूपिड है, लेकिन रणवीर कहता है कि ये स्टूपिड नहीं है, वो बहुत लॉयल है अपने दोस्ती में। अब आसमान को देखते हैं, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। जिस लड़की को वो पसंद करता था वो उसकी बहन निकली
और उसको दो दो बाप थे और इंडस्ट्री से भी उसको पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया गया। तो अब तो करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तभी यहाँ पर परवेज़ जो है वो आखिरी ऑफ़र देता है कि हम गफ़ूर भाई के पास जा सकते हैं। ये सुनकर वो तुरंत ही गफ़ूर भाई के पास पहुँच जाते हैं और गफ़ूर भाई उसे इंटरनेशनल फ़िल्म के लिए सेलेक्ट करता है। लेकिन साथ ही वो उससे कहता है, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 3 फ़िल्मों का है और उसके लिए मैं तुझे हायर करना चाहता हूँ। लेकिन ये बस एक मज़ाक था। लेकिन इंटरनेशनल फ़िल्म के लिए तो उसे सेलेक्ट कर गया था। आखिर में हम देखते हैं अजय तलवार और नीतू एक जगह पे मिलते हैं। अजय तलवार अपने बेटे आसमान के बारे में पूछते हैं। नीतू कहते हैं कि वो ठीक है, हालांकि वो मुझसे बात नहीं कर रहा। तब जाके मालूम पड़ा कि नीतू ने शुरुआत से ही आसमान और करिश्मा की नज़दीकियों को देख लिया था और उसने तुरंत ही अजय तलवार के पास कॉल किया और कहा इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। और तब अजय तलवार जो है वो सब कुछ करने के लिए रेडी हो गया था। तब अजय तलवार उन किसी भी हालत में उन दोनों को दूर करना था। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर चरस सक्सेना, फ्रेडी और जीजी भाई आ जाते हैं, जिन्हें इनके सच के बारे में मालूम था। वे इन लोगों से कहते हैं कि अब यहाँ पे सैलाब 2 नहीं बनेगी, बल्कि अब एक दूसरी फिल्म बनने वाली है, जो कि है इंडिया की सबसे बड़ी फैमिली इंटरटेनर बनने वाली है। उस फिल्म का नाम है द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। और अब फिल्म के आखिर में हम देखते हैं सौमिक को, जो कि अपनी माँ के पास जाता है और कहता है वो अपनी मेट पुष्पा के साथ रहना चाहता है, उसी से शादी करना चाहता है। ये सुनकर तो यहाँ पे उसकी माँ हैरान रह चुकी थी, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।